हम लोग जनरल एंट्री पिछली क्लास में पढ़े थे और कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। पेड सैलरी ₹10,000, पेड रेंट ₹5,000, पेड अदर एक्सपेंसेस ₹2,000। डेट क्या है? 1 सितंबर, इसकी भी 1 सितंबर, इसकी भी 1 सितंबर। ठीक, इसके बाद फिर डिस्काउंट कराते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ा था। अगर ध्यान है पेड सैलरी, तो यहाँ पर क्या बात निकल के आ रही है? डुअल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन ढूंढेंगे इस ट्रांजैक्शन में। पेड सैलरी का मतलब क्या हुआ? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेट का कॉलम था 1 सितंबर। ये LF का कॉलम होता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। टू क्या करेंगे? कैश अकाउंट। यहाँ पर हमने 10,000 लिखा और यहाँ पर 10,000 लिख दिया। नरेशन लिखेंगे, नरेशन आप लोग लिख सकते हैं। फिर सेम डेट 1 सितंबर। पेड रेंट है, रेंट की एंट्री करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5,000 से। और टू क्या करेंगे? कैश अकाउंट। डाउट है तो पूछ लेना, है क्या? यहाँ पर देखिए एक्सपेंस था हमारा, सैलरी एक्सपेंस था, खर्चा बढ़ा तो डेबिट कर दिया, और कैश गया, इसका मतलब असेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट कर दिया। रेंट हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, और कैश हमारा डिक्रीज हुआ, असेट डिक्रीज हुई तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट? फिर हमने 1 सितंबर को क्या एंट्री किया? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस लिखा है ना, डेबिट कितने से? 2,000 से। तो ये भी एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया, और अब कैश बाहर जा रहा है, मतलब असेट डिक्रीज हो रही है, तो हमने क्या कर दिया? टू कैश अकाउंट 2,000। इस एंट्री को ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार इसका नरेशन लिखेंगे और 3 जगहों पर एंट्री करेंगे। लेकिन ये तो हमारा सिंगल एंट्री का सिस्टम है। अगर मैं इसको कंपाउंडिंग जनरल एंट्री बनाना चाहता हूँ, मतलब मेरा पर्पज़ ये पढ़ाने का नहीं था, मेरा पर्पज़ कंपाउंडिंग जनरल एंट्री पढ़ाने का था, तो मैंने कहा रुको, कंपाउंडिंग जनरल एंट्री। अब इसमें 2 चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए। एक तो डेट सेम है, डेट सेम है, और एक तरफ एक से अधिक अकाउंट का यूज होगा, और दूसरी तरफ सिंगल अकाउंट का यूज होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? किसी भी जनरल एंट्री को करने के लिए अगर देख रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने किया था, उसमें क्या था? एक अकाउंट डेबिट में आ रहा था, एक अकाउंट क्रेडिट में आ रहा था। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, कैसे? लेकिन डेट सेम होनी चाहिए, डेट सेम होनी चाहिए, पहली ही तारीख को, फर्स्ट डेट को। और सब में क्या? पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड अदर एक्सपेंसेस। ऐसे करके नहीं देखना है, समझना कैसे हम समझेंगे कि एक साइड में एक ही अकाउंट आ रहा और एक साइड में कई अकाउंट आ रहे हैं। पहले तो हमने देखा डेट सबकी सेम थी, फिर हमने देखा सब में असेट ही जा रही, मतलब कैश ही जा रहा और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सभी अकाउंट में जब जनरल एंट्री करेंगे, सभी एंट्री में, तो कैश क्या करना है? क्रेडिट करना है। तय हो गया।
तो हमने कहा हम पहले कैश को क्रेडिट कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप, ऐसे उतनी जगह बीच में छोड़ दीजिए। मुझे तो जो कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया वो मैंने क्रेडिट कर लिया, डेबिट कर लिया। अगर क्रेडिट कर लिया तो डेबिट में जगह छोड़ दिया, डेबिट कर दिया तो क्रेडिट में जगह छूटी जाती है। इसमें डरने की बात नहीं है, वहाँ कोई स्टेप नहीं चेक हो रहा कौन सा वीडियो बन रहा है कि उसमें पहले क्रेडिट कर रहे हैं एग्जामिनर को, इससे मतलब नहीं है। अब आपने क्या कहा, सैलरीज अकाउंट डेबिट, ये लिख लिया। फिर क्या लिखा, रेंट अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखा, अदर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये क्या हुआ, 5000 सॉरी 10,000। ये कितना है 5,000 और ये कितना है 2,000। टोटल आपका कैश कितना गोज आउट हुआ, 10, 5, 15 और 2, 17। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या कंपाउंड जर्नल एंट्री समझ में आ गई या डाउट है? कंपाउंड, कंपाउंडिंग गलत लिख दिया, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। कोई डाउट, क्लियर? तो इस तरीके से हम कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री करते समय क्या ध्यान देते हैं, डेट सेम हो। कैश नहीं मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक अकाउंट ऐसा हो जो यूज किया जा रहा हो कॉमन रूप से, और दूसरी साइड में अलग अलग अकाउंट यूज किए जा रहे हैं। कॉमन जैसे सब में क्या था, कैश अकाउंट था। अभी यहाँ पर लगा होता कि पेड अदर एक्सपेंसेस 2,000 बाई बैंक, ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर बैंक आ जाता। तो इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे बनती, तब हम लिखते सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। और क्या लिखते, अदर एक्सपेंस टू कैश। सही जवाब। अदर एक्सपेंस कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, चूंकि वहाँ पर दूसरा अकाउंट यूज हो गया, डेबिट और के बदल गया। तो कम से कम एक जो अकाउंट, एक साइड का अकाउंट सिंगल रहेगा और दूसरी साइड का अकाउंट एक से अधिक रहेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि जनरल एंट्री में कितने अकाउंट यूज होते हैं, तो अगर वो सिंगल है तो 2 और 2 ही यूज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 या 2 से कम नहीं यूज होते। कम करोगे जनरल एंट्री नहीं होगी, और 2 से ज़्यादा कर दोगे तो कंपाउंड जनरल एंट्री बन जाएगी। तो अगर मुझे सिंगल जनरल एंट्री करना है तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन कंपाउंड एंट्री कौन सी एंट्री होती है, जिसमें 2 से अधिक अकाउंट यूज किए गए हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में एक कंप्लीट आंसर है, कंपाउंड जनरल एंट्री कौन सी जनरल एंट्री होती है, जिसमें 2 से अधिक अकाउंट यूज किए जाते हैं। देखिए कहीं भी ये फेल नहीं होता दिखेगा। व्हेन वी आर यूज्ड अब हम लोग इसको रफ करते हैं। अब क्या पढ़ाना है, डिस्काउंट, ठीक है। हम लोग डिस्काउंट पर चर्चा करेंगे। डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय द सप्लायर फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स or services other than
कैश डिस्काउंट। मेरी बुक में तो अलग तरीके से दिया है। ठीक है, हाँ क्या है, बुक में तो अलग दो दिखाओ जरा। इसमें लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन अ डीलर ऑफ गुड्स allowed reduction in the price of goods at a fixed percentage on the list price or catalog price by the another dealer while making sales। इन्होंने लिखा है when dealer of goods, क्या कह रहे हैं, एक गुड्स का डीलर जब रिडक्शन अलाउ करता है प्राइस में, किस में अलाउ करता है, प्राइस में, एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस बाई अनदर डीलर वाइल मेकिंग सेल, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड। मतलब इनका ये कहना है कि जब एक डीलर दूसरे डीलर को ट्रेड डिस्काउंट, मतलब क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस में रिडक्शन देता है, कमी करता है, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ऐसा आपकी बुक में कहा गया है, ठीक है। The objective behind giving reduction in the list price that ultimate consumer of goods gets the product at a list price. It is generally offered by manufacturer of goods to wholesaler and wholesale to retail। और इन्होंने कैश डिस्काउंट की क्या डिफिनीशन लिखी, ज़रा इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट फिर हम बताते हैं क्या है। इनका पर्पज़ यहाँ पर जो इन्होंने आपकी बुक में लिखा है डीलर टू डीलर लिखा है, ठीक है, डीलर टू डीलर लिखा है, यही थे ना, अनदर डीलर। और इन्होंने लिखा है कैश डिस्काउंट व्हेन डेटर्स आर अलाउड सम डिस्काउंट रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू टू इंक्लूड देम टू मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट और टू मेक द पेमेंट लो। कैश डिस्काउंट की डिफिनीशन जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं इनकी बात लिख रहा हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। मतलब अगर मैं इसमें चेंज करूँ अपनी डिफिनीशन में तो यहाँ लिख कैश डिस्काउंट की जगह मैं लिख सकता हूँ फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है, प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब समझ में आता है या नहीं आता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब ये होता तुरंत भुगतान करना, इमीडिएट, मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल। वो ये हो सकता है कि एक व्यक्ति से कह रहा है, पहले कैश डिस्काउंट सुन लेना, फिर मैं ट्रेड डिस्काउंट का डिस्कशन करूँगा। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो जल्दी भुगतान के लिए दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। ये जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है। कैश डिस्काउंट किसको दिया जाएगा ये अभी हम लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, जो डेटर का मतलब नॉर्मली जिसको हम उधार सामान बेचते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जाइए सब्जी खरीदने, सब्जी वाले से कहिए कि ये आलू के रुपए किलो है, उसने कहा कि आलू का रेट है 30 रुपये किलो। आपने उससे कहा, प्रॉम्प्ट पेमेंट का क्या मतलब हुआ, आलू वाले को तुरंत पैसा मिल जाए, यही है ना। उसने आपसे कहा, नहीं, आपने उससे कहा कि अच्छा मैं अगर तुरंत तुम्हें पैसा दे दूंगा तो कितने का दोगे। वो कहेगा बेवकूफ़ हो क्या, सब्जी मंडी में आए हो तो तुम क्या पैसा उधार करके जाना चाहते हो। बात समझिएगा। लेकिन अगर उससे कोई व्यक्ति है जो सामान खरीदता है, 1 महीने के उधार पर खरीदता है, 15 दिन के उधार पर खरीदता है, ठीक है, अब उसको वो 30 रुपये में दे रहा है, वो कहता है भाई ये बताओ अगर मैं आज तुम्हें नगद पैसे दे दूं तो कहेगा ठीक है, ध्यान से सुनना है, क्या छूट दिया। उसने कहा 1 रुपये में तुम्हारा कम कर दूंगा। ये किस लिए किया है, लिस्ट प्राइस पर नहीं किया, आलू के दाम पर कम नहीं किया है। उसने जो 1 रुपये कम किया है उससे लेना कितना था, 30 रुपये।
ध्यान से सुनना, उससे लेना कितना था 30 रुपये, लेकिन 1 रुपये का कमी क्यों कर दिया? क्योंकि वो तुरंत भुगतान कर रहा है। आगे बढ़ूँ, आप किसी दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हो, उससे कहते हो क्या रेट है, कपड़े का दाम क्या है? उसने कहा है शर्ट 2000 की है। आप कहते हो 2000 की है, मैं तुरंत भुगतान करूंगा, तो कितने में दे दोगे? फिर वो भी कहेगा बेवकूफ़ आदमी हो, तुम आए हो तुरंत भुगतान ही करके जाओगे, मैं तुम्हें उधार क्यों दूंगा? अब वही सपोज करिए उससे एक व्यक्ति है जो डेली अक्सर ले जाता है या जैसे भी उसको उधार देता है। उधार किसको देता है? उसको डेटर कहते हैं। ध्यान से समझना है, मतलब जिससे वो ट्रांजैक्शंस, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली जिससे वो ट्रांजैक्शन बार बार करता है, ठीक है, जिसको वो जानता है उसको कैश डिस्काउंट दे रहा है। इन्होंने तो लिखा डीलर टू डीलर को ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, अभी मैं इस पर भी आता हूँ। वो सही है लेकिन वो पूरा नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। अब ये जो मैंने लिखा है ये सीए की बुक में लिखा, मैं इस बता दूं पहले ही, ये सीए की बुक में लिखा है, तो राइटर, और मैं भी एग्जांपल्स इसको प्रूव भी करता हूँ। ये नहीं है कि वो देख करके और फिर मैंने विचार बदल लिए हैं। ये सीए की बुक में जो अकाउंटिंग टर्म होता है उसको जा करके सीए फाउंडेशन की बुक में जो पढ़ेगा उसमें लिखा हुआ दिखाई देगा। मैंने यहाँ कैश डिस्काउंट लिखा है और उस सीए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लिखा फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट उसने लिख रखा। उसकी टर्मिनोलॉजी ये है। तो कहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये मत सोचना कि इसको देख के मैं लिख रहा हूँ और इतनी देर में सी वाली बुक भी दोबारा से नहीं देख लिया है। तो जाहिर सी बात है ये इन्होंने लिखा अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब ऐसा कोई भी डिस्काउंट जो कि लिस्ट या कैटलॉग प्राइस पर दिया जाता है लेकिन वो तुरंत भुगतान के लिए ना हो, उस सभी डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं अगला सवाल करता हूँ। आप जाते हैं, लिखा है सेल अप टू 50% या सेल 50%। आप गए, वहाँ पर कपड़े की प्राइस थी, एक शर्ट थी जिसकी प्राइस टैग लगा हुआ था 2000 रुपये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो उसको आप कितने में खरीदेंगे? अगर 50% की छूट है तो 1000 में। तो परचेज कितने पर कर रहे हैं? 1000 पर मैं परचेज ही कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट जो है वो कौन सा डिस्काउंट हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ये इसलिए थोड़े ना दिया जा रहा है कि तुरंत भुगतान कर रहे हो इसलिए, वो तो सबको मिल रहा है। बात समझ में आ रही ना? तो कोई भी, ये सीए ने भी डिफिनीशन अपनी बाद में सुधारी है। पहले मुझे लगता है कुछ ने भी किसी राइटर को थोड़ा कॉपी कर दिया था। अब जो ये यूनिक सी डिफिनीशन उसने लिखा है ये बाद में लिखा है। फिलहाल तब भी इसने गलत नहीं लिखा था, लेकिन अब थोड़ा सा संक्षिप्त करके अच्छे शब्दों में लिख दिया। अभी कई जगहों पर ऐसा है जहां उन्होंने भी, गलत में नहीं कह रहा हूँ गलत लिखा, लेकिन कई जगहों पर ऐसा किया है कि वो कहीं से, जैसे कॉपी की एक सबकी प्रथा होती है, तो उन्होंने भी किया है ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो समझने की बात है। तो कोई भी डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट नहीं है वो हमारा, अगर मैं इस डिफिनीशन को फॉलो, लेकिन ये लिखना नहीं है। उन्होंने कहा ना, जो लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पर दिया जाता है लेकिन वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नहीं दिया जाता, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ सेल का बोर्ड लगा है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? एक कैश डिस्काउंट है? नहीं। फिर वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो बात समझ में आई? अब मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो चीज़ है जो हमारा लिस्ट प्राइस से माइनस होने के बाद परचेज प्राइस तय करता है। ये पहले मैंने समझ लिया, अब मैं दूसरे, मतलब आगे स्टेप पे बढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब है, मैंने इसीलिए पूछा कि अगर ये 2000 का सामान है, 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो वाला कौन सा जो सेल लगी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि मैंने कितने का ख़रीदा? 1000 का। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कह सकते हो कि नहीं, बहुत अगर बताओगे, अरे भाई ये पहले इसका दाम 2000 था, मतलब इसकी लिस्ट प्राइस 2000 थी, फिर उसने मुझे छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है, डिस्काउंट दिया है 1000 का। अब अगर आप अकाउंटिंग के हो, कोई पूछेगा कौन सा डिस्काउंट है, तो आप क्या बताओगे?
ट्रेड डिस्काउंट है। और अगर आप अकाउंटिंग के ना होते तब कोई पूछता तो आप कहते अरे कौन सा डिस्काउंट है यार, इससे मुझे डिस्काउंट है। बात समझ में आ रही ना भाई, हम अकाउंटिंग की भाषा कौन समझेगा, अकाउंटिंग वाले लोग ही तो समझेंगे। तो ये हमने कहा 1000, ये क्या आया, परचेज। इसे क्या कहते हैं, परचेज प्राइस। इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया। क्या अब हमने सही बता दिया है, बताया तो सही है। इसमें एक बात छूट रही है, क्या, ये निकलने के बाद मैं खरीदने वाला हूँ तो मेरे लिए परचेज प्राइस है, और बेचने वाले के लिए यही वैल्यू क्या कहलाएगी, सेल प्राइस कहलाएगी। ध्यान से देखना है। भाई जो मेरे लिए, अगर मैं खरीदने वाला हूँ परचेज प्राइस है, परचेजर के लिए जो परचेज प्राइस होती है वही सेलर के लिए, या कुछ वैल्यू अंतर होती है, नहीं ना, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिस्काउंट का सिस्टम है, ट्रेड डिस्काउंट। और अब टीचर ऐसे भी पढ़ाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं लिखते हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। बुक में नहीं लिखते हैं का क्या मतलब हुआ, मैंने तो ट्रांजैक्शन होने के पहले जो रेट डिसाइड किया। अब मैं कह रहा हूँ रुको, मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ। अब मैंने कहा इस पे जो है टैग टंगा हुआ और 2000 की है, तो क्या इस 2000 की वैल्यू से मेरा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, नहीं। ध्यान से सुनना है, नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, परचेज, अगर मैं परचेजर हूँ या सेलर हूँ तो सेल हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। उसको मनी में मेजर करो, कितने का हुआ है, 1000 का हुआ है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद ही तो ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इसीलिए हम उस वैल्यू को जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। टीचर पढ़ा छोड़ देता, ट्रेड वाला नहीं रिकॉर्ड होता, कैश वाला रिकॉर्ड होता। अरे भाई, ट्रांजैक्शन इस वैल्यू पर कर रहे हैं, पहले हम ट्रांजैक्शन करेंगे और फिर उसको मनी में मेज़र करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, पहले हमको किसी भी जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है मैं चेक करता हूँ ये ट्रांजैक्शन या इवेंट में से कुछ है। अब हमने कहा ये ट्रांजैक्शन है, वहाँ पर एक टंगा हुआ है सर्ट, क्या है, ट्रांजैक्शन है, नहीं ना। ट्रांजैक्शन कब होगा, जब मैंने खरीदा या उसने बेचा, मतलब दोनों साथ में होंगे ना। या नहीं कह सकते हैं जब मैंने खरीदा और उसने बेचा, या तो नहीं लगेगा, उसने बेचा और मैंने खरीदा तब ट्रांजैक्शन हुई। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद में डिसाइड हो रहा है कि 50% काटना है, या ट्रांजैक्शन होने के पहले डिसाइड हो रहा है, पहले डिसाइड हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पर हो रही है, 1000 पर हो रही है। इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को उसमें से माइनस करके ले आते हैं, और जो वैल्यू होती है सेल या परचेज की तभी निकलती, चूँकि लिस्ट प्राइस वो टैग टंगा, ये ट्रांजैक्शन थोड़ी न थी। ट्रांजैक्शन क्या थी, परचेज थी या सेल थी। बात समझ में आ रही है या डाउट है? अगर आ रही है तो मैं इसी पर एक दो वो लिखता हूँ, एक आध एग्जाम्पल लिख करके एंट्री कर लेता हूँ। और आज मैं बहुत आसान सी एंट्री लिखूँगा, अगली क्लास में मैं इसी की काफ़ी मुश्किल एंट्री लिखूँगा, ठीक है ना। चूँकि अभी मैंने तो ये डिफिनीशन आपने लिख लिया है, ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, कुछ बताएंगे आप लोग? नहीं, परचेजेज गुड्स समझ में आ गया है ना। परचेजेज गुड्स फॉर ट्रेड डिस्काउंट of 10% and cash discount 5%। ये भी 10% लगा देते हैं। और उसकी लिस्ट प्राइस जो दी गई है
बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जो लिस्ट प्राइस दी गई है 1,00,000 रुपये दी गई है, ठीक है। अगर 1,00,000 रुपये की प्राइस दी गई है तो हम क्या करेंगे, मैं परचेज़र हूँ तो परचेज़र की बुक में एंट्री होगी, पहले परचेज प्राइस निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी, यहाँ लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे, लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपये है, लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट कितने होगा 10%, इसका 10,000 हुआ, ठीक, 90,000 हो गया। अब इसका मैं कैश डिस्काउंट निकालूंगा। कैश डिस्काउंट इसका मतलब है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो कितने का तुरंत भुगतान वो कर सकता है, 90,000 का ना, 1,00,000 का करना नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10% तो कैश डिस्काउंट वाला किस पर निकालेंगे। अरे भुगतान उसको कितने का करना, जाहिर सी बात है जितने का खरीदा उससे ज़्यादा का भुगतान करेगा क्या, तो याद कर लोगे तो फिर तो कन्फ्यूजन है। अब वहाँ एग्ज़ाम में गए सोच रहे हैं कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर निकलता है कि ट्रेड डिस्काउंट निकलता है, याद नहीं करने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा 9,000, तो कुल कितना मिलना है 81,000, 81,000। अब अगर मैं देखूं तो मैंने परचेज कितने का किया, तो उतने से लिखता हूं परचेजेज अकाउंट डेबिट। देखो मैंने अब वो बनाना छोड़ दिया है, कॉलम वॉलम आप बनाइएगा, कितने का 90,000 का बनाया, ठीक। देना कितना है उसको, मुझे छूट मिल गई है तो देना तो कुछ कम पड़ेगा, टू कैश लिखा और टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है। अब इस पर भी आ जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये समझना है। क्वेश्चन है मेरा, डिस्काउंट देता कौन है, हु गिव्स डिस्काउंट, बेचने वाला डिस्काउंट देता है, कहाँ लिख, ये तो मैंने बात नहीं सुनी है। डिस्काउंट वो देता है जो पैसे पाने वाला व्यक्ति होता है। अभी मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, जो पैसे पाने वाला होता है वो डिस्काउंट दे सकता है। अच्छा मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैं डिस्काउंट दूंगा क्या, आप कपड़ा खरीदने गए हैं तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे नहीं, तो पैसा देने वाला डिस्काउंट पाता है। ये कैश बुक में काम आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। जब पूछा जाता है, बच्चे पास कर जाते हैं उसके बाद उनसे पूछ लिया जाए, मैंने सीए में कई लोगों से पूछा कि कैश बुक में क्रेडिट साइड की तरफ डिस्काउंट अलाउड है कि डेबिट साइड की तरफ, मतलब पेमेंट की तरफ है कि रिसीट की तरफ है। अब लोग कंफ्यूज हैं किधर है। ध्यान रहे, जो पैसा देता है वो डिस्काउंट पाता है और जो पैसा पाता है वो डिस्काउंट देता है। आप गए कहीं फ़ीस जमा करने तो क्या करोगे, डिस्काउंट दे दोगे कि डिस्काउंट ले लोगे, तो ये ध्यान रहे, जवाब आसान हो जाएगा। तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया, असेट इंक्रीज हो रही है। कैश को क्रेडिट क्यों किया, असेट डिक्रीज हो रही है। और डिस्काउंट रिसीव्ड आप प्रॉफिट मान सकते हो, अपना प्रॉफिट बढ़ रहा हमारा, ठीक है। इतने में कोई डाउट है तो पूछिए। एक और बात अभी पढ़ लेते हैं, छोटा सा, कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री पढ़े हैं तो एक छोटा सा और टॉपिक है, उसी के साथ साथ हम ओपनिंग जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग जनरल एंट्री किन चीज़ की होती है, एक ऐसे दिया होगा आपको असेट, असेट में कुछ बताया गया होगा, मान लो एक कैश है, कैश आपके पास 10,000 है, बैंक में पैसा है आपके पास 50,000, ठीक है। डेटर हैं आपके 80,000 के। इसका ब्रेकअप है, डेटर का ब्रेकअप है, राम का पैसा है 60,000 का और श्याम का पैसा है 20,000 का, ठीक है। ये हमारी असेट है। अब ये लायबिलिटी बताई गई हमको, ठीक। लायबिलिटी में कहा क्रेडिटर है हमारे पास में, क्रेडिटर हैं 50,000 के, जिसमें से ए का है 10,000 और बी का है 40,000। लोन है,
हैं, लोन है तो लोन में क्या है, कुछ पैसा दिया गया, मान लो 40,000 का, ठीक है। ये बैलेंस है। बैलेंस कहाँ से लिया जाता है, पिछले पीरियड से लिया जाता है। बैलेंस का मतलब क्या है समझिएगा, आज शाम को आपकी जेब में रुपया है, मान लीजिए 1,000 रुपये, ये क्या करते हैं, फेंक देते हैं या रखे रहते हैं, किस बात के लिए रखे रहते हैं, कल के लिए। मतलब ये पैसा मैं ले जाता हूँ, किस बात के लिए, कल के लिए। ऐसा नहीं कि पैसे को पकड़ के खींच के ले जाना होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पैसा मैंने क्या किया, हम ले गए, ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिए। आज पता हो कि आज ही पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कल नहीं बचेगा 100%, कोई पैसा क्यों रखेगा, कोई भी चीज़ क्यों रखेगा। तो हम इसको फ्यूचर के लिए रखते हैं, फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कल था, अब आज मैं जर्नल एंट्री करने आया। नेक्स्ट जो पीरियड होता है उसमें पहली डेट को, जैसे मान लो 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च को था, 31/3/2022, तो 1 अप्रैल 2022 को मैं ये जर्नल एंट्री पास करूँगा। कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री के तर्ज पर होता है। हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000, बैंक 50,000 है। डेटर नहीं लिखेंगे, अगर डेटर का ब्रेकअप ना पता होता तो हम डेटर लिखते, लेकिन डेटर का ब्रेकअप पता है। क्या है, राम डेबिट कितने से, 60,000 से, और श्याम कितना है, 20,000। क्वेश्चन है कि असेट का बैलेंस डेबिट में क्यों लिखा हमने, हाँ है, जो भी इंक्रीज होने पर होता है उसका बैलेंस होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 कुर्सी आई, तो मैंने 4 की एंट्री कर लिया, तो क्या हुआ, डेबिट हुआ। अब मैंने यहाँ से 1 निकाला, 3 बची, तो डेबिट में ही बैलेंस होगा। 2 निकाल दिया, 2 बची, डेबिट में। 3 निकाल दिया, 1 बची, डेबिट में। 1 पूरा निकाल दिया, अब क्या है, 0 है, तो बैलेंस नहीं है। क्या मैं 5 निकाल सकता हूँ भाई, मैं 1 निकाल सकता, 2 निकाल सकता, 3 4 तक निकाल सकता। तो इसीलिए बैलेंस इसी तरीके सब में आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो जो इंक्रीज़ होने पर होता वही उसका बैलेंस बन सकता है। या तो बैलेंस 0 होगा तो लिखा नहीं जाएगा, और अगर होगा तो जो इंक्रीज़ होने पर होता। अब फिर मैंने क्रेडिटर में लिखा, यहाँ पर क्रेडिटर नहीं लिखना, 2A ए को कितने से क्रेडिट करेंगे, 10,000 से। बी को कितने से करेंगे, 40,000 से। और लोन को कितने से करेंगे, जर्नल एंट्री का एक रूल होता है, किया तो मैंने सब जगह वहाँ, लेकिन ये बताना मैं भूल गया, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट में होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ जोड़ूँ 10, 50, 60 हो गया, 60, 60, 120 हो गया और 20, इसका टोटल कितना हो रहा है, 1,40,000, ठीक। अब लाइबिलिटी साइड कितना हो रहा है, 40, 40, 80 और 10, 90,000। कितना बैलेंस बच रहा है, 50,000। ये 50 क्या है, असेट माइनस लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। ये क्या हुआ, कैपिटल हुआ, तो हमने लिख दिया 2 कैपिटल अकाउंट। कितने से हो गया, 50,000 से। कोई डाउट नहीं। ये क्या थी, हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना। तो असेट माइनस लायबिलिटी का जो बैलेंस आया वो क्या कहलाया, कैपिटल। क्लियर, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं ना, कोई प्रश्न मन में आया ही नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन को बदल देता हूँ, अगर आपके मन में सवाल नहीं आया तो मैं यहाँ पर एक और बात लिख देता हूँ, कैपिटल।
60,000। मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मतलब वो क्वेश्चन नंबर अगर 1 था तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन करिएगा आप। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बैलेंसिंग फिगर हटा दूंगा, सारी एंट्री वैसे ही होगी, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, 60,000। बात समझ में आ रही है। अब अगर इधर का टोटल करेंगे तो 60 40, अब ये कितना हो गया, 1,50,000। तो ये हो गया और ये हो गया 1 लाख। अब क्या करेंगे, आपने प्रश्न नहीं पूछा तो मैंने पूछ लिया। मन में तो प्रश्न आना ही चाहिए ना कि अगर क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा तो ऐसे तो डेबिट में आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पहले 10,000 लिखेंगे और इसका नाम देंगे गुडविल। ठीक है, इसको गुडविल कहेंगे। अब ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। ठीक, अब डाउट खत्म। हाँ, गुडविल अकाउंट क्यों लिखते हैं। अब चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति कोचिंग चलाता है, ठीक है, एक व्यक्ति कोचिंग चला रहा जिसके पास चेयर हैं, फर्नीचर अदर हैं और सब पूरा सिस्टम मिला करके 1 लाख है। ठीक, अब वो कोचिंग अपनी छोड़ना चाहता है, वो कहीं बाहर जाना चाहता है। एक बात सुन रहे हैं ध्यान से, एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई ये कोचिंग मुझे दे जाओ। बात समझ में आ रही है। तो आपके एसेट की कीमत कितनी है, उसने कहा मेरे एसेट की कीमत 1 लाख रुपए है। तो कहा ठीक है, आप 1 लाख ले लो हमसे। तो उसने कहा मार्केट में मेरी रेपुटेशन भी तो है, जिसकी वजह से बच्चे तुम्हारे पास आएंगे और तुम प्रॉफिट कमाओगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, रेपुटेशन है जिसकी वजह से। तो कह रहा मैं तो 1 लाख दूंगा। उसने कहा चले जाओ यहाँ से। अब उसको समझ में आया सही बात है, एक की तो एसेट ही दे रहा, बाकी रेपुटेशन भी दे रहा। अगर मैं नई कोचिंग खोलूँगा तो क्या करूँगा, बच्चों की इकट्ठा करूँगा, ऐसे खाली बैठा रहूँगा। तो उसने कहा कि मैं तुमसे कितना लूँगा, 1,50,000। अब वो सोचेगा क्या मैं 50,000 दे दूं जो मैं कमा सकता हूं। बात समझ में आ रही है ना, क्या इसमें मेरा फ़ायदा है। और फिर सोचा कि हाँ दे देते हैं, अभी 20 बच्चे आ जाएं तुरंत मिल जाएगा हमको। बात समझ में आई। तो ये क्या थी, रेपुटेशन थी। उसके जो रेपुटेशन के बदले में पैसा दिया जाता है वो गुडविल कहलाती है। फ़िलहाल इसको जो है क्लास 12th में जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कशन है कि गुडविल निकालते कैसे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये गुडविल है हमारी, क्लियर है। अब मैं इसी सवाल को फिर से देखिए, जो जो मैंने बदल दिया, तो ये आप लोग 2 क्वेश्चन लिख लेना अपनी कॉपी में, मैंने तो लिख करके, और 2 बार एंट्री कर लेना ऐसे। अब मैंने कहा रुको, यहाँ पर कैपिटल 60,000 है, ठीक है, और यहाँ पर गुडविल हमारी 5,000 है। अब जब मैं इधर का टोटल कर रहा हूँ तो इधर का टोटल हमने अभी कितना किया था, 1,50,000, और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 1,45,000। 1,50 कहाँ से आई, 1,40 था और 5 और गुडविल का हो गया, 1,45 हो गया। ठीक, अब क्या करें। तो मुझे सिर्फ यही बताया गया है, जब डिफरेंस होगा क्रेडिट साइड में तो कैपिटल होगा, डेबिट साइड में डिफरेंस होगा गुडविल होगी, बाकी कहीं कुछ और नहीं बताया गया है। इसका मतलब है ये समझ लेना, या तो तुम गलत पढ़ रहे हो या क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। मुझे लगता है इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा तो गुडविल में ट्रांसफ़र करोगे, और अगर डिफरेंस इसके बाद भी रह जाता दोनों आइटम के बाद में, हाँ बहुत ट्रीटमेंट है वो, लेकिन 11th लेवल पे नहीं है कि जैसे मान लो कि आगे चल कर के CAM करते हैं कि उसको PL में ट्रांसफ़र कर दिया कहीं। फ़िलहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि फिर वो बहुत डेप्थ स्टडी हो जाएगी। तो
आप ये मान लेना कि क्वेश्चन ही गलत है या मैं कहीं गलत जोड़ रहा हूँ। पहले तो अपने को मान लेना कि गलत जोड़ रहे हैं, और अगर उसके बाद भी सही हो जाता है तो क्वेश्चन को गलत मान लेना। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या कर लिया है, डिस्काउंट किया है, ठीक। दूसरा क्या किया है, बोलिए। दूसरा, अच्छा, कंपाउंड जनरल एंट्री किया है, ठीक है। तीसरा क्या किया है, ओपनिंग जनरल एंट्री।